हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो इसी वाले बच्चे, गुड न्यूज़ फॉर यू। ईएमएफटी स्टार्ट होने जा रहा है। क्रूशियल सब्जेक्ट, को सब्जेक्ट और उतना ही इंपॉर्टेंट डबल ई वाले बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि बढ़ते हुए टाइम के साथ ईएमएफटी का वेटेज गेट के एग्जामिनेशन में बढ़ता ही जा रहा है। इस सब्जेक्ट को डबल ई वाले बच्चे भी लाइटली नहीं ले सकते। तो आज क्या है ईएमएफटी लॉन्चिंग में, सारी कहानी हम बता देने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से ईएमएफटी आने वाला है, आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। आपके लिए अनंत शेखर सर इसको डील कर रहे हैं, जिन्हें 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ। यानी कि सब्जेक्ट को आपको गहराई से जो विजुअलाइजेशन लगता है, उनके सारे टेक्निक्स जो हैं उनके पास अवेलेबल है। बड़ा मजा आने वाला है। इस वीडियो के साथ ही आप देखेंगे एक इंट्रो ईएमएफटी का कि किस टाइप से ईएमएफटी को हम डील करने वाले हैं, और उसके बाद सारी कहानी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूं। आज के वीडियो के साथ ईएमएफटी की लॉन्चिंग है, जिसमें आप थोड़ा सा रोड मैप सिलेबस का पार्ट देखने वाले हैं। अपकमिंग डेज में वीडियोस अवेलेबल रहेंगे, लेकिन जी सेंट्रिक ऐप पर ऑफ मई को आपका ईएमएफटी लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, ईएमएफटी लॉन्च हो जाएगा। लॉन्चिंग का जो समय है वो है आपका 8 AM। ठीक है, सुबह 8 बजे हम लॉन्च कर देंगे। तो ऑफर पीरियड है 8 बजे से 8 बजे तक, यानी कि शाम 8 बजे तक ये वीडियोस अवेलेबल, ये ऑफर विंडो आपके पास अवेलेबल रहेंगी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द ऑफर विंडो, सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। ठीक है ना, इस ऑफर विंडो में क्या प्राइसिंग रहेगी इसके बारे में चर्चा करूँ, लेकिन उससे पहले जब 22 मई को हम ईएमएफटी आपको ऐप में अवेलेबल करवाएंगे, उस टाइम पर आपके ईएमएफटी में कम से कम 7-8 वीडियोस रहेंगे, ताकि आप ओपनली रहेंगे, विदाउट एनी परचेस, ओपनली अनलॉक्ड वीडियोस रहेंगे, जिन्हें आप प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, ईएमएफटी आप बहुत सारे बच्चों को कंसर्न रहता है कि सर डेमो लेक्चर्स शुड बी अवेलेबल रहेगा। बच्चा ईएमएफटी के कोर्स में जाना, स्टार्टिंग वीडियो के साथ सारे लाइन से 5 से 6 वीडियो आपके पास रहेंगे, खूब देखना, और उसके बाद इस पर्टिकुलर टाइम में परचेस करना रहेगा। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में एज यू नो जी सेंट्रिक हमेशा से शुरू से ऐसा रहा है कि हम पर्टिकुलर टाइम में शुरुआत में ऑफर देते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाती हैं। हम कभी भी चेंज नहीं करते चीज़ों को, राइट ना। तो ईएमएफटी ईसी वाले बच्चों के लिए 22 तारीख को इस समय ड्यूरेशन में लॉन्चिंग के टाइम पर होने वाला है। जो प्राइस आपकी रहने वाली है 1699, ये ऑफर प्राइस रहेगी ईसी वाले बच्चों के लिए। ठीक है, चलिए साहब, अब ईसी के जो भी बच्चे हैं जो उस टाइम पे पर्टिकुलर 8 से 8 बजे तक 22 तारीख को खरीदेंगे, उनके लिए तो ये प्राइस है। लेकिन इस समय के बाद जब भी आप आएंगे तो इसका जो प्राइस है ना, वो आपको मिलेगा 2199 रुपीज। ठीक है, ये इस प्राइस पे अवेलेबल रहेगा। हमारी क्वालिटी कैसी है आप सभी जानते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू डबल ई वाले बच्चा। ठीक है, सो डबल ई वाले बच्चे जो है ना, उनके लिए ईएमएफटी लॉन्चिंग टाइम पर सिर्फ 999 में अवेलेबल रहेगा। इस पर्टिकुलर डेट और टाइम के बाद आपकी ये प्राइस हो जाने वाली है 1499। एज यू नो ई डबल ई के सिलेबस में क्या है और इसी के सिलेबस में क्या है, उसके हिसाब से चीजें एग्जीक्यूट करवाई जाएंगी। ठीक है, जिन लोगों ने डबल ई का फुल कोर्स खरीद रखा है, उन बच्चों को अलग से ये परचेस करने की जरूरत नहीं है। आप सभी बच्चों को ऑटोमेटिक आपके कोर्स में ईएमएफटी को उतार दिया जाएगा। हेलो एवरीबॉडी, आई अनंत शेखर वशिष्ठ वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ जी सेंट्रिक। और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी जो ईएमटी सब्जेक्ट है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ईसी दोनों का जो गेट का सिलेबस है उसमें कॉमन है। किसमें से कॉमन है? गेट का सिलेबस में कॉमन है। क्वेश्चन एनालाइज होता है, क्या पूरा के पूरा सिलेबस कॉमन है? क्या हर पॉइंट कॉमन है? सिलेबस का हर टॉपिक कॉमन है? नहीं। इसमें इलेक्ट्रिकल और ईसी में 30% जो सिलेबस है कॉमन है। अच्छा, 30% सिलेबस कॉमन है, तो रिमेनिंग 70% कहां हो गया? रिमेनिंग जो 70% है वो इलेक्ट्रिकल में नहीं बल्कि ईसी में है। मतलब आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ईएमएफटी थोड़ा सा बड़ा सब्जेक्ट होगा। 30% इलेक्ट्रिकल
और ईसी में कॉमन है, रिमेनिंग 70% ईसी में। अच्छा, अब क्वेश्चन आया होता है जो 30% कॉमन है ईसी और इलेक्ट्रिकल में, क्या इलेक्ट्रिकल में एक्स्ट्रा भी कोई टॉपिक है इसके अलावा? हाँ, इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंडक्टर एंड कैपेसिटर, ये दो टॉपिक्स हैं जो एक्स्ट्रा अलग से हैं, जो ईसी में नहीं है। अच्छा, ये जो 30% के अलावा जो इंडक्टर कैपेसिटर जो ईसी का गेट के सिलेबस में नहीं है, वो ध्यान से समझना। इंडक्टर कैपेसिटर के बारे में पता होगा, ये नेटवर्क के बेसिक एलिमेंट्स हैं। तो यहां जो हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे ईसी वालों के लिए बोल रहा हूं मैं, वो नेटवर्क थ्योरी में भी कुछ क्वेश्चंस कुछ उससे रिलेटेड कभी कभार आ जाते हैं। और अगर गेट के अलावा मैं बाकी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स की बात करूं तो वहां इंडक्टर कैपेसिटर से रिलेटेड क्वेश्चंस काफी कुछ बनकर के आते हैं। तो ईसी वाले स्टूडेंट्स को जो ये इंडक्टर कैपेसिटर से रिलेटेड जो लेक्चर्स होंगे, मैं सजेस्ट करूंगा कि उन लेक्चर्स को भी वो देखें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अच्छा, अब बात ये अराइज होती है कि ये सब्जेक्ट की टेंडेंसी क्या है, जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो मैं अगर बात करूं गेट का एग्जाम का, तो गेट में ईएमटी सब्जेक्ट दो तरीके से होते हैं ना सब्जेक्ट्स, या तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये सब्जेक्ट प्योरली न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो अब क्या हमें केवल न्यूमेरिकल करने से काम चल जाना चाहिए? क्या हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लें, हमारा काम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं। हमें जो थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उनको समझना जरूरी होगा पहले, तब हम क्वेश्चंस करें, तभी नए क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो ऐसा होगा, अगर मैं 100 ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूं, अगर 101th क्वेश्चन आएगा तो वो भी आपको बिल्कुल नया फील होगा, तो मेरी हेल्प ही लेनी पड़ेगी आपको कि कैसे इसको सॉल्व करें। तो इसलिए बेटर ये होगा कि कंसेप्ट्स से रिलेटेड जो लेक्चर्स होते हैं उनको भी आप अच्छे से समझें, देन उसके बाद जो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करें कि अगर 101th नया क्वेश्चन भी आ जाए तो वो आपके लिए पुराना क्वेश्चन ही हो, आपके जो कंसेप्ट्स हैं या नंबर ऑफ कंसेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दें। तो अब हम यहां पर न्यूमेरिकल, जब मैंने बताया कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट, तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो जी सेंट्रिक आपके लिए लेकर के आया, जो आपका कॉमन सिलेबस है 30%, इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे 80 to 100 क्वेश्चन, जो लेक्चर सीरीज में ही कंटेन्ड रहेंगे। ना केवल क्वेश्चन करेंगे, पहले कंसेप्ट्स बिल्डअप करेंगे, देन उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, अब रिमेनिंग जो ईसी के लिए 70% रहा, उसके लिए एक्स्ट्रा इसके अब अलावा हम 200 to 220 क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा करेंगे। मतलब अगर मैं ओवरऑल बात करके चलूं तो 300 प्लस क्वेश्चंस रहेंगे जो ईएमटी के लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस करेंगे यहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के लिए। अच्छा, अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका मार्क्स वेटेज कितना है, क्या ये उतना इंपॉर्टेंट है भी क्या कि हम इतने सारे क्वेश्चंस, इतना टाइम हमारा डिवोट करें। स्पेशली इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स तो बात करेंगे कि सिलेबस इसका छोटा सा है, तो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। 2015 में सिलेबस रिवाइज हुआ था गेट का, आपको पता होगा। 2015 से पहले ईएमएफटी सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल के जो नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट होता है, उसी में ईएमटी के जो कुछ टॉपिक्स हैं वो उसी सब्जेक्ट में मेंशन होते थे सिलेबस में। और क्वेश्चन जो ईएमटी से रिलेटेड टॉपिक्स है उनसे कभी कभार एक या दो क्वेश्चन, मैक्स टू मैक्स होता था कि 2 क्वेश्चन आते थे, नहीं तो 1 क्वेश्चन बन करके आता था। तो इतना ज्यादा हाई वेटेज नहीं था। तो पहले पुराने जमाने में लोग इस सब्जेक्ट को छोड़ देते थे, लेकिन 2015 में सिलेबस रिवाइज हुआ है। तो इलेक्ट्रिकल गाइस के लिए बोल रहा हूं मैं। उसके बाद 3 to 4 मार्क्स का तो गेट में आ ही रहा है, बल्कि अगर हम अभी लेटेस्ट की बात करें तो पिछले एग्जाम में ये 5 मार्क्स का था, और बल्कि मुझे तो कहना चाहिए 6 मार्क्स का। अब मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों कहूं 6 मार्क्स का, तो इसमें सिलेबस में अभी हम डिस्कस करेंगे ईएमटी का एक टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस, जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का टॉपिक भी है।
अब आप वेक्टर कैलकुलस के क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में डालो तो आप कह सकते हो कम मार्क्स का आ रहा है इसमें से, लेकिन वेक्टर कैलकुलस एक्चुअल में ईएमएफटी का टॉपिक भी है, तो उससे जो क्वेश्चन आता है थोड़े से ईएमएफटी के कंसेप्ट्स को अप्लाई करके आ रहा है, तो हम मैथमेटिक्स प्योर में ना डालने के बजाय उसको ईएमटीए में आगे डालें तो मार्क्स वेटेज बढ़ जाता है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप वेक्टर कैलकुलस और अभी हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो 30% कॉमन सिलेबस है उसको कवर करते हैं तो काफी कुछ वेटेज हो जाता है। मैं अगर मान के चलूं तो 5 मार्क्स का वेटेज हो जाता है। अब 5 मार्क्स का मतलब आप समझ सकते हो, एक स्टूडेंट के 70 मार्क्स आ रहे हैं और एक स्टूडेंट के 75 मार्क्स आ रहे हैं। आप अपने सीनियर से थोड़ा सा पता करके देखिएगा 75 मार्क्स वाला कहां पर होगा और 70 मार्क्स वाला कैसे जूझता रह जाएगा कि ये पर्टिकुलर पीएसयू में चांस मिले उसको, थोड़ी सी श्योरिटी मिले उसको, या ये पर्टिकुलर आईआईटी मिल जाए, लेकिन 75 मार्क्स वाले को ये सारी श्योरिटीज मिल जाएंगी। तो ये 5 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप अगर केवल क्वालिफाई करने के हिसाब से देखना चाहते हैं तो इस सब्जेक्ट को सोच सकते हैं कि छोड़ दें हम इसको, लेकिन क्वालिफाई करने से कोई काम नहीं बनता। अगर आपको रैंकर्स की लिस्ट में शामिल होना है तो ये सब्जेक्ट को भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा। अब बात करते हैं ईसी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ईसी वाले स्टूडेंट के लिए ये 30% तो सिलेबस है ही, उसके अलावा 70% सिलेबस भी है। तो ईएमटी ईसी वाले स्टूडेंट का, जैसे इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के लिए पावर सिस्टम, मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, ये कोर सब्जेक्ट्स हैं, ऐसे ही ईएमटी और कम्युनिकेशन सिस्टम ये ईसी वाले स्टूडेंट के कोर सब्जेक्ट्स में से एक है। अगर ये कोर सब्जेक्ट्स आप अच्छे से नहीं करते हो तो काफी डिफरेंस क्रिएटर साबित होते हैं सब्जेक्ट। आपको रैंकर्स की लिस्ट में शामिल होना है या आपको क्वालिफायर्स की लिस्ट में शामिल होना है, तो ये सब्जेक्ट्स ही एक्चुअल में उस डिफरेंस को क्रिएट करते हैं। तो मेरा सजेशन यह है कि आपको अगर रैंकर बनना है तो इन सब्जेक्ट को अच्छे से अपने पेट सब्जेक्ट्स में काउंट करना है, क्योंकि बाकी जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उनको तो विद रिवीजन विद प्रैक्टिस सब लोग करके आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर ये सब्जेक्ट आपने कर लिए तो आप उन सब लोगों से आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर समझ लिया है हमने कि हमें न्यूमेरिकल्स इस सब्जेक्ट के काफी कुछ प्रैक्टिस करने होंगे, और आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके न्यूमेरिकल्स यहीं पर प्रैक्टिस करवाऊंगा। अच्छा, अब सब्जेक्ट की टेंडेंसी कैसे है, सब्जेक्ट किस तरीके का है, ये समझते हैं इसमें। जैसे हर सब्जेक्ट की कुछ पर्टिकुलर टेंडेंसी होती है, आपके माइंड के पार्ट को चेक कर रहा होता है सब्जेक्ट। एग्जाम क्यों लिया जाता है? आपकी एबिलिटी को चेक करने के लिए तो लिया जाता है, आपका माइंड कैसा है इस चीज को चेक करने के लिए तो टेस्ट होता है। तो हर सब्जेक्ट का कुछ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से वो माइंड को चेक कर रहा होता है। जैसे अगर मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूं तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के कंसेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ है, आपने सब कुछ आता है आपको, लेकिन आपके माइंड का लॉजिकल पार्ट जो होता है, माइंड में एक लॉजिकल पार्ट होता है ना जो लॉजिक्स लगाता है, वो अगर आपका इतना अच्छा नहीं है या डीएक्टिवेटेड है तो आप नए क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इजी सब्जेक्ट है, लेकिन लॉजिकल माइंड को यूज में लेता है, आपके लॉजिक्स अप्लाई करने की एबिलिटी होनी चाहिए आप में। ऐसे अगर मैं सिग्नल्स एंड सिस्टम्स की बात करूं तो वो आपकी मेमोरी जो है, आपका माइंड जो है किसी कंसेप्ट को कितने टाइम तक रिटेन करके रख सकता है, या जब जरूरत पड़े तो कैसे वो जो कोने में छुपा हुआ है वो कैसे क्लिक करे, इस चीज को टेस्ट करता है। इसीलिए बोलते हैं ना सिग्नल्स एंड सिस्टम्स के कंसेप्ट सीख लिया आपने, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कर लिया, लेकिन अगर आपने रिवीजन नहीं किया टाइम टू टाइम तो फिर उस केस में भूल जाते हो सब कुछ। तो सिग्नल सिस्टम आपकी मेमोरी को टेस्ट करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कंट्रोल सिस्टम की, कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो वो आपके एनालिसिस कितना है, एनालाइजिंग पावर कितनी है, उस चीज को टेस्ट करता है। आपने कंसेप्ट को सीखते टाइम पे एनालाइज किया है अगर उन कंसेप्ट को, तब आप नए क्वेश्चन में आप आराम से अप्लाई कर दोगे उस चीज को। ठीक है, ऐसे नेटवर्क थ्योरी को बोलते हैं जुगाड़ कितना है, आप जुगाड़ी कितने हो, इस चीज को टेस्ट करता है। आपको कंसेप्ट पता है, नया क्वेश्चन कोई भी आ जाए, जुगाड़ तुगाड़ लगा के आप आंसर तक पहुंच सकते हो, तो ये आपके जुगाड़ को टेस्ट करता है। ऐसे ही अब तो क्वेश्चन जो राइज होता है वो है कि ईएमएफटी सब्जेक्ट कैसा है। ईएमएफटी सब्जेक्ट इमेजिनेशंस वाला सब्जेक्ट है। यहां पर आपको कंसेप्ट को सीखने से पहले अपने माइंड की इमेजिनेशन पावर जो है उसको इंक्रीज करना होगा। अब ज्यादातर लोगों का ये वाला पार्ट थोड़ा सा वीक होता है, भाई जो चीज हमें आसपास आमने सामने दिख नहीं रही उसको इमेजिन करना होता है। तो यहां पर मेरा ऑब्जेक्टिव जो रहेगा, जी सेंट्रिक टीम के साथ मेरा ऐड होने का जो ऑब्जेक्टिव रहेगा वो यही रहेगा कि आप जो भी व्यूअर्स हैं उनका इमेजिनेशन पावर में इंक्रीज कर दूं इस लेवल तक कि ईएमटी के कोई भी जो कंसेप्ट्स हैं उनको आप इमेजिन कर सको, जिससे क्वेश्चन जब आए तो उसमें भी इमेजिनेशन से अप्लाई करके आप क्वेश्चन को
सही सॉल्व कर दें, जल्दी सॉल्व कर दें और पॉजिटिव मार्क्स लेके आए, नेगेटिव मार्क्स नहीं लेकर के आए। ठीक है, तो ये हमारा स्ट्रेटजी जो रहेगा इस सब्जेक्ट को करने का वो ये रहेगा, पहले मैं आपके इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करूंगा। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा वेक्टर कैलकुलस में कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए ही रहेगा। उसके बाद हम उन इमेजिनेशंस को कंसेप्ट्स सीखने के लिए अप्लाई करेंगे, और कंसेप्ट सीखने के बाद मैंने बताया क्योंकि ये न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है तो हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, यहां पर मोर टू मोर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। अब क्वेश्चन राइज होता है 300 क्वेश्चंस क्या एनफ है? क्वेश्चंस तो कितने भी कर लो एनफ नहीं है। ये आपका इनिशियल स्टार्ट करने के लिए, आपको बूस्ट करने के लिए, आपके प्रैक्टिस में लेके आने के लिए क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। इसके बाद और भी क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे। और क्वेश्चंस कहां से करें फिर? और क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो इसके लिए स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है। फर्स्ट इज मैथ्यू N.O. सैडिक्यू एंड सेकंड इज विलियम H. हैड। तो ये टेक्स्ट बुक्स हैं, इनको प्रेफर करना है यहां पे। इनमें चैप्टर्स के बैक साइड में कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम्स हैं और चैप्टर्स में कंसेप्ट्स डिस्कशन के साथ साथ कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं। तो वो क्वेश्चंस आपको साथ साथ में एक्स्ट्रा में प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है वो एप्टीट्यूड बन जाए आपका, और एग्जाम जो है आपका ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग के एप्टीट्यूड के हिसाब से आप अपने आप को बिल्डअप कर लो। चलिए, तो अभी हम सिलेबस इसका क्या हमें डिस्कस करना है वो देखते हैं। कॉमन वाला पार्ट भी इलेक्ट्रिकल के लिए और फिर ईसीए के लिए क्या एक्स्ट्रा पार्ट है, वो सिलेबस क्या रहेगा इसका वो देखते हैं। सिलेबस है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कॉमन है। चलिए एक बार इन टॉपिक्स को एनालाइज कर लेते हैं। हम जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन देखेंगे तो ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हो, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो अगर इनके कंसेप्ट को समझना है, हमें इन पर ऑपरेशंस करना है, तो पहले वेक्टर्स को किस तरह से डील करना होता है, उन पर कैलकुलेशंस कैसे करता है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करना होता है, ये समझना होगा। तो हम पहले सबसे पहले वेक्टर कैलकुलस पर अपना हाथ जमाएंगे, उसके बाद हाथ डालेंगे फील्ड्स पर। तो फर्स्ट टॉपिक इसलिए इसका है वेक्टर कैलकुलस। अब हम जो वेक्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। तो हम यहां पर सबसे पहले टॉपिक डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके बाद वेक्टर्स पे ऑपरेशंस, जैसे वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इससे तो आप भली भांति परिचित ही होंगे, आपने 11th-12th क्लास में फिजिक्स में और मैथ्स में ये डिस्कस किया ही होगा। तो एक बार उसको थोड़ा सा हम रिकैप करेंगे, रिमाइंड करेंगे, आपको अगर भूल गए हो तो जिससे आगे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डिस्कस करेंगे। जो यहाँ पे ग्रेजुएशन लेवल पर हमें समझना हो जाता है वो हो जाता है वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। जैसे फंक्शंस के डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है, ऐसे वेक्टर्स के डिफरेंशियल और इंटीग्रल। तो यहां हमें समझना है वेक्टर इंटीग्रल्स। अब वेक्टर इंटीग्रल जैसे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल, वॉल्यूम इंटीग्रल, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल, क्लोज सरफेस इंटीग्रल, इनके सिग्निफिकेंस क्या है, ये कब हमें कौन सा इंटीग्रेशन अप्लाई करना होगा, ये समझ में आएगा सिग्निफिकेंस समझ के, जिससे कि प्रॉब्लम आए तो उसमें हम वही अप्लाई करें। ठीक है, तो इनके सिग्निफिकेंस समझने होंगे, मतलब समझना होगा इनका हमें। ठीक है, और कैलकुलेशन कैसे, ऑपरेशन कैसे करना है, तो इंटीग्रल करना आपको आता होगा, इंटीग्रेशन, तो वो इंटीग्रेशन ही करना है, लेकिन कौन सा इंटीग्रल कब अप्लाई करना है, जैसा अभी मैंने बोला लाइन, सरफेस, वॉल्यूम, क्लोज लाइन, वो कब कौन सा अप्लाई करना है, वो सिग्निफिकेंस समझने के बाद क्लियर होगा। उसके बाद वेक्टर डिफरेंशियल्स, जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं हम नॉर्मल, वैसे यहां पे वेक्टर्स का डिफरेंशिएशन करने के लिए एक ऑपरेटर होता है, डेल ऑपरेटर। तो हम डेल ऑपरेटर डिस्कस करेंगे, उस डेल ऑपरेटर का मीनिंग डिस्कस करके उसकी हेल्प से कौन कौन से तरीके से डिफरेंशिएशन किया जा सकता है वो हम समझेंगे। तो अलग अलग तरीके के डिफरेंशिएशन से अलग अलग तरीके के ऑपरेशंस निकल के आएंगे, जैसे ग्रेडियंट, डायवर्जेंस एंड कर्ल। तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट है ये आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पार्ट भी है, बस फर्क यह है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में केवल और केवल एक टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम, XYZ वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम स्केलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन अगर ये सारे कंसेप्ट्स आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड आ जाए तो मैथ का नहीं, वो EMFT का पार्ट बन जाता है।
तो इसलिए मैंने बताया मार्क्स में ऊपर नीचे बोलने का मतलब क्या है, कोई उसको मैथ में बोल सकता है, कोई उसको ईएमएफटी में बोल सकता है। ठीक है, तो यहां पे हम डिफरेंट हर तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये सारे ऑपरेशंस समझेंगे। तो ये फर्स्ट टॉपिक वेक्टर कैलकुलस क्लियर होता होगा। जब हम वेक्टर्स पर हाथ अच्छे समझ जाएंगे, अच्छे से जमा लेंगे, देन उसके बाद हम फील्ड्स में हाथ डालेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक चार्ज की वजह से जनरेट होता है एक पोजीशन पर हो। अगर यही चार्ज एक पोजीशन पे ना होकर भागने लौटने लग जाए, चलने लग जाए, तो करंट फ्लो होता है ना, चार्ज का रेट ऑफ फ्लो इज द करंट। तो करंट फ्लो, तो अगर चार्ज हो तो आसपास में जो फील्ड होगा दैट विल बी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो आसपास में जो फील्ड जनरेट होगा दैट इज मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड। या भी मैंने बताया ये दो तरह के फील्ड किस तरीके से आते हैं, तो हम इनको डेप्थ में समझेंगे कि एक्चुअल में अगर फील्ड आ रहा है कहीं पर तो क्या है उस फील्ड का मीनिंग, और कैलकुलेशन कैसे करना है हमें फील्ड की स्ट्रेंथ का, करंट की वजह से कब आएगा वो फील्ड, किस तरफ आएगा, कौन सी डायरेक्शन में होगा वो फील्ड, कितनी स्ट्रेंथ होगा, वो सारी चीजें हमें इनमें डिस्कस करनी है। तो डिफरेंट टाइप के इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, उनके हेल्प से हम ये डिस्कशन जो है, ये कैलकुलेशन जो है इसको करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कुलाम्स लॉ, गाउस लॉ, बायट-सावर्ट्स लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा हम चार्ज की डिफरेंट टाइप की प्रोफाइल की पॉइंट पर चार्ज ना हो बल्कि एक लाइन पर रखा हुआ हो चार्ज, सरफेस पर चार्ज हो, या दो चार्ज अपोजिट पोलैरिटी के आसपास में रखे हो जिसको डायपोल बोल देते हैं, उन सब की वजह से फील्ड कैलकुलेशंस करेंगे। कुछ अलग अलग डिफरेंट पैरामीटर्स जैसे पोटेंशियल, करंट, ये सब हम डिस्कस करेंगे, बाउंड्री कंडीशन, वो सब इन फील्ड्स में हम डिस्कस करेंगे। और इस डिस्कशन के बीच में ही सब कुछ जो सारा डिस्कशन हम कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन है, 4 मैक्सवेल इक्वेशन, उन 4 मैक्सवेल इक्वेशन के लिए हम सारी माथाफोड़ी करेंगे। तो वो चारों मैक्सवेल इक्वेशन इन डिस्कशंस के बीच में ही निकल कर आएंगी। 2 मैक्सवेल इक्वेशन निकल के आएंगी यहां से, और 2 मैक्सवेल इक्वेशन निकल के आएंगी मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड से। तो टोटल कितनी मैक्सवेल इक्वेशन होती है? 4 मैक्सवेल इक्वेशंस होती हैं। तो वो चारों मैक्सवेल इक्वेशंस को समझने के लिए हम सारी माथाफोड़ी करेंगे फील्ड्स में। ठीक है, ये तो समझने वाली बात है। बाकी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो क्वेश्चंस तो इसमें आते ही हैं, क्वेश्चंस हमें करनी है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिकल में और ईसीई में, तो अभी तक का जो पार्ट होगा, ये वाला जो कॉमन पार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल में नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा आने के चांस होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में जो बाकी आगे का कोर पार्ट है ईसीई का, उसमें से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ज्यादातर। बट ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टेट से क्वेश्चन नहीं आया तो आ गया तो मैग्नेटोस्टेट से नहीं आएगा, या मैग्नेटोस्टेट से आ गया तो इलेक्ट्रोस्टेट से नहीं आएगा। दोनों से भी आ सकता है। ये तो मैं प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा हूं, ये तो मैं चांस की बात कर रहा हूं। ठीक है, जो अभी तक का पुराना सिनेरियो देखें उस हिसाब से हम बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, जो ये इलेक्ट्रो और मैग्नेटो फील्ड्स हैं, ये अभी तक हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक मतलब जो एक जैसा रहे, टाइम के साथ चेंज ना हो। लेकिन अगर ये टाइम के साथ वेरी हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक नहीं बल्कि टाइम वेरिंग हो जाएगा, डायनेमिक हो जाएगा। और मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो तो वो भी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। और आगे जाके हम समझेंगे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग नहीं होते, बल्कि एक दूसरे के भाई भाई हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। और उसी इंटर रिलेटेड फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम जब स्टैटिक फील्ड समझ लेंगे, फिर उसके बाद हम पिक्चर में लेके आएंगे टाइम के साथ वेरी होने वाला फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और एक्चुअल में तो हमें जो थ्योरी डिस्कस करनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की थ्योरी डिस्कस करनी है, तो ये पिक्चर में आएगा देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। और जब ये टाइम के साथ वेरी हो जाएंगे फील्ड, तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस हैं, 2 इधर से हैं और 2 इधर से हैं, क्या वो फाइनल सर्व सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ होंगी, या क्या उनमें कुछ चेंज होना चाहिए? वो टाइम वेरिंग फील्ड्स में हम समझेंगे कि उनमें कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए। तो हम फिर उसके बाद समझेंगे ये स्टैटिक वाली जो मैक्सवेल इक्वेशन है, ये मॉडिफाई होकर के क्या फाइनल कंक्लूजन निकल के आता है। तो फिर हम डिस्कस करेंगे मॉडिफाइड मतलब फाइनल मैक्सवेल इक्वेशन। तो ये आपका फील्ड्स का जो पार्ट है कोर, वो पार्ट कवर अप होगा इसमें। अब उसके बाद कैपेसिटर और इंडक्टर की बात करें। भाई इतनी सी नॉलेज होगी, आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हैं, आप सिविल के इंजीनियर तो नहीं है, एग्रीकल्चर इंजीनियर तो नहीं है, तो इतनी बात क्लियर होगी। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है। कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है कैपेसिटर। इंडक्टर स्टोर करता है मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी को। तो ये दोनों एनर्जी स्टोरिंग फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में एक स्टोर करता है, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एक स्टोर करता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड सीख गए हम अच्छे से। आप बोले कहां सीखे, अभी तो पता है
अरे टेंशन मतलब जब हम पढ़ेंगे तो सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब हम सीख गए अच्छे से, तब हम इनके पीछे के, इन एलिमेंट्स के पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे। आप नेटवर्क थ्योरी में तो आप डायरेक्ट एलिमेंट को यूज में लेते हो, लेकिन उसके पीछे की पिक्चर क्या है वो यहां पर क्लियर करेंगे हम। ठीक है, तो इंडक्टर कैपेसिटर के लिए मैंने जैसा कि पहले बताया, ये जो इलेक्ट्रिकल है उसमें गेट में ये वाला टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, स्पेशली कैपेसिटर से। इंडक्टर से तो फिर भी चांस कम होता है, कैपेसिटर से। ठीक है, तो मैंने पहले भी ये चीज बताई कि फिर भी ईसी वाले स्टूडेंट्स को समझना है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी में यूज में आता है, क्योंकि अदर एग्जाम्स में यूज में आएगा। केवल गेट का एग्जाम थोड़ी देना होता है आपको, आप इसरो का एग्जाम भी अटेम्प्ट करेंगे, बाग का एग्जाम भी अटेम्प्ट करेंगे, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम भी अटेम्प्ट करेंगे, आप नीलिट का एग्जाम भी अटेम्प्ट करेंगे, आप और भी जो भी एग्जाम आपको चांस मिलते रहेंगे, जहां लग जाए वहीं अटेम्प्ट करेंगे। तो उसके लिए इस टॉपिक को ईसी वाले स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है। ये डिस्कशन हुआ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉमन सिलेबस का। अभी हम डिस्कस करते हैं ईसी वाला जो सिलेबस रहेगा। अच्छा, ये जो यहां तक का डिस्कशन होगा, इसमें हम जो चीज सीखे हैं वो कंसेप्ट्स पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन को समझने के लिए भी यूज में आता है। तो वहां पे ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिकल वाले गाइस को बता रहा हूं मैं, जो ट्रांसमिशन लाइन होता है वो आप पावर सिस्टम के हिसाब से पढ़ते हैं। ईसी वाले स्टूडेंट के भी ट्रांसमिशन लाइन यहां पर अलग पैरामीटर्स की फॉर्म में होता है। तो आप ट्रांसमिशन लाइन जो टॉपिक है ईसी का, वो थोड़ा बहुत आप पावर सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए देख सकते हैं, बाकी आगे का जो टॉपिक है वो ईसी का ही है। तो इलेक्ट्रिकल वाले गाइस अभी रुक सकते हैं इस वीडियो में। ठीक है, मैं आगे डिस्कस करने जा रहा हूं ईसी का कॉमन सिलेबस। माफ कीजिएगा, कॉमन नहीं, ये जो सिलेबस है ये ईसी का कोर केवल एसी के लिए सिलेबस है। तो ईसी के लिए जो सिलेबस है इसमें ये कुछ टॉपिक्स हैं। फर्स्ट इज ट्रांसमिशन लाइंस। हम ईएमएफटी के कंसेप्ट को समझेंगे तो ये समझेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में पावर को अगर ट्रांसफर करना है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाना। अब ट्रांसमिशन लाइन डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रांसमिशन लाइन होती है, जैसे 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन, कोएक्सियल केबल, माइक्रो स्ट्रिप लाइन या पैरेलल प्लेट लाइन, एक ही बात है, पैरेलल प्लेट लाइन भी बोल देते हैं। तो किस तरह के सिग्नल को, कितनी फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को हमें ट्रांसफर करना है उस पर डिपेंड करता है कौन से टाइप की ट्रांसमिशन लाइन यूज में लेनी है। तो हम इन सब तरह की ट्रांसमिशन लाइन को समझेंगे और इन ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर से पढ़ने होंगे हमें। जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतनी स्क्रीन साइज है, ऐसे ही ट्रांसमिशन लाइन की कुछ स्पेसिफिकेशंस होती हैं, उन्हीं को हम पैरामीटर्स बोल देते हैं। अब वो प्राइमरी पैरामीटर, सेकेंडरी पैरामीटर, सिस्टम कौन सा है, कौन से सिस्टम पर, सिस्टम के अकॉर्डिंग सिस्टम डिपेंड पैरामीटर्स, उनकी कैलकुलेशन कैसे करनी है सिस्टम के हिसाब से, वो सारे पैरामीटर डिस्कस करते करते हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी। और उस डिस्कशन के साथ साथ हम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते चलेंगे। तो ट्रांसमिशन लाइन में हमें ये सब डिस्कस करना है। उसके बाद है प्लेन वेव प्रोपेगेशन। अगर हम गाइड करके लेके जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को, तब तो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू लेके जाता है। लेकिन वो अनगाइडेड ऐसे उड़ रहा है हवा में, तो हम बोलेंगे वो प्लेन वेव प्रोपेगेशन है। जैसे आपका जो मोबाइल का टावर होता है उससे आपके मोबाइल तक सिग्नल आ रहा होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट होकर के आ रही है। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो मैटर है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रही है, वो बीच में हो सकता है कोई बिल्डिंग हो, पानी के अंदर जा रही हो, या पहाड़ों में से निकल रही हो। ऐसे अलग अलग तरह के मेटल में, कोई मेटल मान लो खिड़की आ जाए मेटल के बीच में, तो अलग अलग तरह के मटेरियल में किस तरह से प्लेन वेव का प्रोपेगेशन होता है वो हम डिस्कस करेंगे इसमें, इससे रिलेटेड पैरामीटर डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक स्पेशल टाइप की ट्रांसमिशन लाइन और है जो कि वेव को गाइड करके लेके जाती है। हालांकि मैंने बोला वेव को गाइड करके लेके जाने वाली तो ट्रांसमिशन लाइन नहीं होते, लेकिन ये कुछ स्पेशल तरह की ट्रांसमिशन लाइन है जो कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए यूज में ली जाती है। इसको हम बोलते हैं वेव गाइड। ठीक है, तो हम ये वेव गाइड डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटेना। एंटेना, जब मैंने बात की कि टावर जो है उससे सिग्नल आ रहा है, तो टावर से जो सिग्नल आ रहा है वो एक एंटेना से ही तो रेडिएट हुआ है, और आपके मोबाइल में सिग्नल आ रहा है तो मोबाइल में भी तो एक एंटेना लगा हुआ है जिससे वो सिग्नल रिसीव हो रहा है। तो ये एंटेना जो है, चाहे वो ट्रांसमिटिंग एंटेना हो चाहे रिसीविंग एंटेना हो, उसके कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में रडार्स में कम्युनिकेशन होता है। रडार क्या करती है, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करती है, दुश्मन के ऑब्जेक्ट को। उसमें क्या होता है, एक एंटेना से सिग्नल ट्रांसमिट होता है, ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होकर आता है, पता कर लेते हैं ऑब्जेक्ट है वहां पर कितनी दूर है, जा रहा है दूर या आ रहा है हमारे पास हमला करने के लिए, ये सब चीजें पता चल जाती हैं।
ठीक है, तो हम ये बेसिक्स ऑफ रडार में ये चीजें डिस्कस करेंगे। उसके अलावा आजकल कम्युनिकेशन का, एडवांस्ड कम्युनिकेशन का एक और टूल है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर के बेसिक्स डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि कौन सा टॉपिक कितने डेप्थ तक कैसे पढ़ना है हमें। ट्रांसमिशन लाइन और प्लेन वेव प्रोपेगेशन, ये दो टॉपिक्स हैं जिनसे हमेशा कंफर्म एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और एक दो क्वेश्चन नहीं बल्कि दोनों से मिला के 3 या दोनों से 2-2 करके 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। मतलब केवल और केवल इसी का वेटेज अगर हम बात करें तो 4, 5, 6 मार्क्स तक वेटेज वेरी कर सकता है। 1 मार्क्स का 2 मार्क्स है, उस पर डिपेंड करता है। 4, 5 मतलब 5 मार्क्स तक भी अगर एवरेज बात करें तो केवल इन दोनों टॉपिक्स से ईएमएफटी का जो मार्क्स है वो आ सकता है। अच्छा, मैंने मार्क्स की इलेक्ट्रिकल के लिए बात की थी कि 3 to 4 मार्क्स आते आता है, बल्कि 5-6 तक भी आता है। ईसी के लिए अगर मार्क्स वेटेज की बात करें तो 9 to 13 मार्क्स का ईसी का टोटल कॉमन वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मिला के ईएमएफटी का एग्जाम में रहता है आउट ऑफ 100। हालांकि 1-2 बार ये 8 मार्क्स का भी पूछा गया, ऐसा भी नहीं कि 9 मार्क्स का ही है। फिर वही बात आ जाती है वेक्टर कैलकुलस की, कोई अगर उसको मैथ में रख देगा तो यहां पर 8 मार्क्स का बोल देगा। ठीक है, और एक आध बार ये 13 मार्क्स तक भी वेरी किया है। बट अगर हम ऑन एवरेज पकड़ लें अगर, तो 10 मार्क्स कहीं नहीं गए, 10 मार्क्स आप पकड़ के रख लीजिए। और ईएमटी सब्जेक्ट खत्म होने के बाद मैं कह सकता हूं कि इसमें कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी आपको, आप आराम से कर देंगे। हालांकि लोग इसको टफ सब्जेक्ट्स में से काउंट करते हैं, बट एक्चुअल में टफ है नहीं, ये डरते हैं सब लोग। एक्चुअल में ऐसे डरने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एंटेना की। एंटेना से पिछले कुछ सालों से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और एंटेना वो टॉपिक है जो डिफरेंस क्रिएट कर देता है। पहली बात तो ईएमएफटी डिफरेंस क्रिएट कर देता है, ईएमएफटी को लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, फिर ईएमएफटी पढ़ भी लेते हैं हिम्मत करके, तो एंटेना वाले जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन जो आता है उनमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये टॉपिक डिफरेंस थोड़ा सा क्रिएट कर देता है। तो हम, और इसके लिए ऐसा नहीं है कि पूरी केडी प्रसाद आपने बुक पढ़ी होगी एंटेना की मोटी, वो बुक नहीं पढ़नी आपको, हमें गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ही पढ़ना है। तो इसको अगर हम कवर कर ले तो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के बजाय। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं बेसिक्स ऑफ रडार एंड बेसिक्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। 2015 में जब सिलेबस रिवाइज हुआ उसके बाद ये दोनों टॉपिक्स ईएमएफटी में ऐड कर दिए गए। हालांकि इससे पहले ये इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम के जो एडवांस्ड कम्युनिकेशन होता था या सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता था उसके टॉपिक्स हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद ये गेट में ईएमएफटी में ऐड कर दिए। उसके बाद 2015 के बाद क्वेश्चंस इससे ऐसा नहीं है कि कंफर्म हर बार आए या, बट हाँ 1-2 बार क्वेश्चंस रडार से पूछे गए, 1 बार क्वेश्चन ऑप्टिकल, 2 बार क्वेश्चन ऑप्टिकल फाइबर से भी पूछा गया है। तो इसमें बेसिक ही पढ़ना है हमें, जो क्वेश्चंस हैं वो बेसिक्स से रिलेटेड ही आए हैं, और जो सिलेबस है उसमें भी बेसिक्स ही मेंशन है, तो हमें बेसिक्स ही डिस्कस करना है। हालांकि एंटेना का भी बेसिक्स मेंशन है, लेकिन ये बहुत पुराना खिलाड़ी रहा है, पुराना टॉपिक रहा है, पहले से रहा है, जब से ईएमएफटी चलता रहा है तब से रहा है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चंस का लेवल बढ़ते बढ़ते काफी हाई लेवल पर क्वेश्चंस आने लगे हैं। ठीक है, तो ये एंटेना को अच्छे से कवर करना होगा। तो ये हमने सिलेबस डिस्कस किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के इंट्रोडक्शन के साथ, और फिर उसके बाद हम जो हमने सिलेबस के टॉपिक्स डिस्कस किए, कॉमन वाला पार्ट और कोर वाला पार्ट, उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे विद कंसेप्ट अप्रोच, विद इमेजिनेशन ऑफ द कंसेप्ट, विद आप 3D व्यू देखोगे पूरे का, सिग्निफिकेंस देखोगे हर कंसेप्ट का, और फिर उसके बाद उन कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।